हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एनसीईआरटी की श्रृंखला को लेके। इसके पहले मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी को जो दूसरा चैप्टर है उसके 7 भाग पढ़ा चुके हैं। आज 8वां भाग है और चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूपों में हम भारत के 6 स्वरूप बताए थे, 6 भौतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, उनमें से हमने 5 भौतिक स्वरूपों की चर्चा कर ली है, हमने आपके बीच में पढ़ लिया है। आज हम भारत के छठे भौतिक स्वरूप, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, पढ़ेंगे। ये अपने आप में इस पूरे चैप्टर के बराबर है, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट है। इसको कई भाग में तोड़ तोड़ के हमें पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको मैंने आप लोगों को शुरू में नहीं पढ़ाया था, लास्ट में रखा है आप लोगों के लिए। तो आइए हम पहले रिवीजन करते हैं कि इसके पहले 5 पार्ट कौन कौन से थे। हमने आपको पहला बताया था, पहला उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला, फिर हमने उत्तर का मैदान बताया, फिर हमने आपको मरुस्थल बताए, मरुस्थल के बाद हमने आपको पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट यानी कि तटीय मैदान बताए। उसके बाद हमने आपको द्वीप समूह के बारे में चर्चा की डिटेल से। अब इतना भाग ये जो है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये है प्रायद्वीपीय, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, ये भारत के भौतिक स्वरूप का 6वां भाग है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से या याद करने की सुविधा की दृष्टि से कई भागों में बांटा है। आइए देखते हैं। इसको हमने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर पूर्व व पश्चिम की पहाड़ियां, उत्तर की और पूरब। जब आप इसको ऐसे मैप बनाते हो तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व, यानी कि इधर की पहाड़ियां, यानी कि ये वाली पहाड़ी, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक। और दूसरा क्या लिखा है, पश्चिम की पहाड़ियां, यानी इधर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं पश्चिम में, उसकी पश्चिम में जैसे यहाँ पे अरावली श्रेणी, यहाँ पे विंध्य श्रेणी और यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी, ये 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो हमने क्या लिखा है भाइयों, हमने सबसे पहले लिखा है उत्तर पूर्व व पश्चिम की पहाड़ियां। तो आप इस मैप के माध्यम से समझ गए होंगे, उत्तर पूर्व यानी कि ये, पश्चिम यानी कि ये यहाँ की पहाड़ियां। यहाँ पे आपको सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके बाद विंध्याचल या विंध्य पर्वत श्रृंखला, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या श्रृंखला मिलेगी। पूर्वोत्तर में आपको अरुणाचल की श्रेणी, नागालैंड की श्रेणी, मिजोपुर की श्रेणी, मिजोरम की श्रेणी, मेघालय की श्रेणी, त्रिपुरा की श्रेणी, यहाँ पे अलग अलग श्रेणी है, इसको अलग से डिटेल में बताएंगे। तो हमने कितने भागों में बांटा है प्रायद्वीपीय भारत पठार को? लगभग 4। पहला उत्तर पूर्व व पश्चिम की पहाड़ियां, दूसरा हमने बांटा है मध्य उच्च भूमि, यानी इस पूरे भारत में जो मध्य का मैदान है, यानी कि ये जो उच्च यानी उठी हुई भूमि, इस भूमि को हम क्या बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि। उसके बाद अगला हमने बांटा दक्कन का पठार, यानी कि कर्नाटक के नीचे या कर्नाटक का जो भाग है उसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। कर्नाटक मैप पे यहाँ पे विजिबल होता है। ठीक है। अगला हमने बांटा है घाट, अगला हमने बांटा है, चौथा पार्ट इसका है घाट। घाट में क्या है, एक आपका पूर्वी घाट है और एक आपका पश्चिमी घाट। घाट से याद आया, ऐसे हमने आपको तट बताया था, पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट। और हमने तटों की स्थिति क्या बताई थी, पूर्वी तट की स्थिति क्या थी, बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी घाट के बीच के भाग को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो हम जब इसको बताएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं। ये उसी तरीके से चीजें समझ में आई, हमको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो चीजें समझ में आई। ये एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने हो गया कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को हमने 4 भागों में बांट दिया, उत्तर पूर्व की, पूर्व व पश्चिम की पहाड़ियां, उसके बाद मध्य उच्च भूमि, उसके बाद दक्कन का पठार, उसके बाद घाट। घाट में आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं उत्तर पूर्व की पहाड़ियां और पश्चिम की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व की पहाड़ियां और पश्चिम की पहाड़ियों को कई भागों में बांटा गया। जैसे अरावली की पहाड़ियां, ये आपकी अरावली है,
उसके बाद है विंध्याचल की पहाड़ियां, ये आपकी विंध्याचल की पहाड़ी है। अगला आपका है सतपुरा की पहाड़ी, ये आपकी सतपुरा की पहाड़ी है। ठीक है, तो आज हम इन चारों भागों को नहीं पढ़ेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इतना इतना यानी कि पहला पार्ट ही हम लोग आज कवर कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अभी मिटा के यहाँ पे अच्छे से लिख के मैं समझाऊंगा कैसे कैसे क्या है, और फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने आपने जैसे देखा होगा, हमने इसको लिख लिया है। एक बार हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग चल रही है। आइए चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये प्रायद्वीपीय पठार छठवां भू आकृति है भारत के भौतिक स्वरूप का। उसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार को चार भागों में बांटा था। पहला आपका उत्तर पूर्व और पश्चिम की पहाड़ियां, दूसरा हमने बांटा था आपका दक्कन का पठार, उसके बाद हमने बांटा था उच्च मध्य भूमि, उसके बाद बांटा था घाट। तो हमने जैसे आपको बताया था उसमें से खाली हम एक चीज का अध्ययन करेंगे, वो उत्तर पूर्व और पश्चिम की पहाड़ियां। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका मैप तैयार है, तो आपके मैप में सबसे पहले हम अरावली पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी और सतपुरा पहाड़ी पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसका निर्माण कब हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सब चीजें हम पहले मोटा मोटी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है यानी कि ये पूरा हिस्सा, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी भी महासागर का नाम किसी भी देश के नाम पर होना, यानी कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और उसकी सॉवरेनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और उसकी शक्ति का प्रदर्शन एक तरीके से कि इस तरीके से भारत के नाम पे किसी भी भूभाग का नाम पढ़ा है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति कैसी? इसकी आकृति मेज के आकार की। कैसी है? मेज के आकार की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार की आकृति मेज के आकार की है, जैसे चारों तरफ मेज बीच से उठा हुआ होता है, उसी तरीके से इसकी आकृति है। और इसका निर्माण किन चीजों से हुआ है? तो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? पुराने क्रिस्टलीय, इसका निर्माण पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको दो चीजें बताई, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति मेज की आकृति के समान है। इनका निर्माण किन शैलों से हुआ है? तो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। अब तीसरी चीज इसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल में जब भूखंड बदल रहे थे, पैंथालासा और पैंजिया का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताया हुआ है, तो उसमें प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो उसमें प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है या अंग है? किसका भाग है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई व चौड़ाई पश्चिम पूर्व में कितना है, उत्तर पूर्व में कितना है, कहां से कैसे कैसे है, ये सब चीजें हमें बतानी है। अब जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में यानी कि इधर और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। क्या है? कई पहाड़ियां, जैसे अरावली की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी और सतपुरा पहाड़ी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और इन पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय पठार पे जो पहाड़ियां पाई जाती है उनकी जो औसत ऊंचाई है, उनकी जो औसत
ऊंचाई है लगभग 500 से 700 मीटर है। उनकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 500 से 700 मीटर है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब हम यहां से एक चीज और देखेंगे, यहां से देखेंगे इसका विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है दोस्तों, इसका जब हम विस्तार देखेंगे पूरब से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो हमें निम्न चीजें मिलेंगी, जैसे कि उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है 1600 किलोमीटर है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार, उत्तर से दक्षिण बोलो चाहे दक्षिण से उत्तर, कितना हमने बताया आपको? 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम इसका जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 1600 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब में विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर। लगभग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने आपको दे दी। आइए एक एक करके हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो भी चीजें आपको बताए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है? मेज की तरह आकृति है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? क्रिस्टलीय प्रकार के अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ। ये भाग किसका है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए थे पहले चैप्टर में, वहां पे आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसका हम विस्तार की बात करेंगे। तो इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण 1600, पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या बचता है? हाँ, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। उन पर्वत श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी है अरावली श्रेणी। इन पर्वत श्रेणियों में पहली श्रेणी कैसी है? अरावली श्रेणी। द्वितीय श्रेणी कैसी है? विंध्याचल की श्रेणी। तृतीय श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा की श्रेणी। तो एक एक श्रेणी के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली कौन सी श्रेणी है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी का ऐसे है दोस्तों, ऐसे है। यानी कि दक्षिण पूरब से लेके उत्तर पूरब में अरावली श्रेणी का विस्तार है। तो अरावली श्रेणी का विस्तार कैसे है? सॉरी, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। कितना है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व। यानी कि जब आप मैप ऐसे बनाएंगे और ऐसे विस्तार है, तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व। तो हमने वही लिखा है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में इसका अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। और इस पहाड़ी को मतलब कि दक्षिण पश्चिम कहां से? यानी गुजरात से। कहां से? गुजरात से। उत्तर पूर्व यानी कहां? दिल्ली तक। कहां तक दोस्तों? दिल्ली तक। इसे दिल्ली में हम दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास का विस्तार है। मजनू का टीला भी वहीं पर स्थित है। ये चीजें हो गई दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध तथ्य और देखते हैं और क्या है इन चीजों के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाँ, वैसे तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, क्या है? सबसे प्राचीन अवशिष्ट, अवशिष्ट या खंडित, खंडित पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट खंडित पर्वत श्रृंखला, यानी कि मतलब कि ऐसा कि बहुत प्राचीन काल में, यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अब यहां से एक प्रश्न यह आ सकता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू एक पर्वत है। माउंट आबू, माउंट आबू, वहां पर इसका एक शिखर है जिसको हम बोलते हैं गुरु शिखर। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर। लगभग
1722 मीटर। ठीक है, यानी कि अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहां पर है? माउंट आबू के पास। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमने इतना अरावली पर्वत के बारे में पढ़ लिया। इसकी स्थिति मैप पर यहां पर है दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ी चीजें हम लोग और देखते हैं इसके बारे में। तब तक हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी कब बनी थी? प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत चोटी है, जो कहां पर है? माउंट आबू पर है। ठीक है, इसका विस्तार कहां से है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब में। दक्षिण पश्चिम में कहा? गुजरात से लेकर उत्तर पूरब में कहा? दिल्ली तक है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सारी चीजें हो गई। इस अरावली पर्वत से दो नदियां निकलती हैं। एक निकलती है माही नदी, दूसरी निकलती है लूनी नदी। एक पश्चिम से निकलती है और एक पूरब से निकलती है। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में, कहां पे? कच्छ के रण में, यानी कि गुजरात में विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है यानी कि ऐसे सर्पाकार गत करके खत्म हो जाती है, समुद्र में मिल नहीं पाते। इसी कारण कच्छ के रण में क्या होता है? दलदल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गई। और हमने अरावली पहाड़ी का रिवीजन भी कर दिया था। अब दूसरा क्या बचा हुआ है? विंध्याचल की पहाड़ी। आइए विंध्याचल की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक है, अब विंध्याचल क्या है कि ये नर्मदा और सोन नदी के भ्रंश में स्थित है। विंध्याचल क्या है? इसका पहला तथ्य, ये नर्मदा प्लस सोन नदी के भ्रंश में स्थित है। विंध्याचल पहाड़ी कहां स्थित है? नर्मदा तथा सोन नदी के भ्रंश में स्थित है। विंध्याचल पहाड़ी को हम यहां दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? यहाँ पे ये आपका हो गया अरावली, इसको हम ए से लिख देते हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी, इसको हम भी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो विंध्याचल कहां स्थित है? नर्मदा और सोन नदियों के भ्रंश में। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये पर्वत कैसा है? ये पर्वत अत्यंत पुराना घर्षित मोड़दार पर्वत है। ये पर्वत कैसा है? अत्यंत पुराना घर्षित मोड़दार मोड़दार पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ये पर्वत अत्यंत ही पुराना घर्षित और मोड़दार पर्वत है। अब इस पर्वत श्रेणी की एक खासियत और है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग भागों में विभक्त करता है। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। जैसे ये क्या करता है? उत्तर प्लस दक्षिण भारत को पृथक करता है। क्या करता है दोस्तों? पृथक करता है, मतलब अलग अलग बांटता है। इसके लिए हमारे आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम कहां पे पहुंचे थे? उत्तर प्लस दक्षिण भारत को जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वो दोनों अलग अलग करते हैं, इसको इधर और इसको इधर। अब जैसे कि एक हमारे यहाँ प्राचीन किंवदंती यानी कि लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथा है। एक बार अगस्त ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ यात्रा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उस यात्रा के दौरान वो जब विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे तो विंध्याचल पर्वत भी अगस्त मुनि या ऋषि से ज्ञान लिए हुए था, लेकिन वो घमंड के मद में चूर था, क्योंकि जमीन में उसकी जो गहराई थी बहुत ज्यादा थी और ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उसने अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत में जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। अगस्त ऋषि के बार बार आग्रह करने पर उन्हें रास्ता नहीं दिया जाने का और उन्हें विवश किया अपने ऊपर से चढ़कर जाने के लिए, जो काफी ऊंचाई पे थे। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया और कहा कि जितनी तुम्हारी लंबाई है उसका कितना गुना कुछ आप जमीन में चले जाइए और लोग आपके ऊपर से आराम से जाएंगे और आपसे ही उत्तर और दक्षिण का भाग जुड़ेगा। इस तरीके से श्राप दे दिया। तो वही हम जो भूगोल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या करती है? पृथक करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है।
ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि विंध्याचल जो पर्वत है उसकी औसत ऊंचाई क्या है। इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर से 600 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, और विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी कि ऐसे इसका अलग नाम होगा, इसका अलग नाम होगा और इसका अलग नाम, इसका अलग नाम और इसका अलग नाम। ऐसे ही सतपुरा श्रेणी को हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं कि विंध्याचल पर्वत को जो 3 अलग अलग नामों से जाना गया है उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो पहले वाले भाग को हम भारनेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारनेर श्रेणी, भारनेर की श्रेणी। दूसरे भाग को हम कैमूर की श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। और तीसरे भाग को हम पारसनाथ श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारसनाथ श्रेणी। और ये कहां पे है? झारखंड में है। कहां पे है दोस्तों? झारखंड में। ये कहां पे है दोस्तों? झारखंड में। यानी कि हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। पहला भारनेर श्रेणी, दूसरा कैमूर श्रेणी, तीसरा पारसनाथ श्रेणी। प्रश्न आएगा कि पश्चिम से पूरब में विंध्याचल पर्वत की जो भी श्रेणी है क्रम से लगाइए। तो सबसे पश्चिम में कौन आएगा? भारनेर। उसके बाद दूसरा नंबर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो कौन आएगा? कैमूर। तीसरा क्या आएगा? पारसनाथ। तो पारसनाथ सबसे पूरब में, सबसे पश्चिम में भारनेर और बीच में आपकी कैमूर श्रेणी स्थित है। इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आइए विंध्याचल श्रेणी के बारे में सारी जानकारी हम एक बार ले लेते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी जो है वो उत्तर में कौन सी नदी? नर्मदा और सोन नदी के भ्रंश में स्थित है। यह अत्यंत ही पुराना घर्षित मोड़दार पर्वत है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग 2 भागों में विभाजन का कार्य करता है। और इस विंध्याचल श्रेणी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पश्चिम की तरफ से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले भारनेर श्रेणी, फिर कैमूर श्रेणी, फिर पारसनाथ श्रेणी जो कि झारखंड में स्थित है। इतनी चीजें हम जान लिए। और हाँ, ये कहाँ स्थित है? ये सोन तथा नर्मदा नदी के भ्रंश में स्थित है। लगभग विंध्याचल श्रेणी की लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। अगली श्रेणी आपकी है सतपुरा श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरी श्रेणी जो है उत्तर पूर्व और पश्चिम की पहाड़ियों में सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, जो ये सतपुरा श्रेणी है ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। किसका है? दक्कन के पठार का ही विस्तार है। सतपुरा श्रेणी क्या है? दक्कन के पठार का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, दक्कन के पठार का विस्तार है। और जो सतपुरा पहाड़ी या पर्वत श्रेणी है इसको ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्यों बोलते हैं? मान लीजिए ये पर्वत है, क्या है? तो इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में 2 भ्रंश घाटियां, यानी कि जब कोई ऐसे पहाड़ होगा तो इधर घाटी होगी, इधर भी घाटी होगी। तो यहां से एक नदी बहेगी, यहां से एक नदी बहेगी। 2 नदियों के बीच में जो पर्वत पाया जाता है उसे हम ब्लॉक माउंटेन, क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं या ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। मतलब ब्लॉक हो गया है, जाने का रास्ता नहीं है। तो इसके पर्वत क्या बोलते हैं? हाँ, सतपुरा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा तथा इसके दक्षिण में ताप्ती, या जिसे हम तापी भी बोलते हैं, 2 नदियां बहती। प्रश्न ये पूछ सकता है नर्मदा और ताप्ती के बीच जो पर्वत पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत या सतपुरा पर्वत या सतपुरा पहाड़। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा पूछ सकता है कि ब्लॉक पर्वत, सतपुरा पहाड़ी
किन दो नदियों के बीच में बहती है? तो आपका जवाब होगा नर्मदा और तापी नदियों के बीच में बहती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? इसीलिए इसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो सर हमने क्या पढ़ा है इसमें? सतपुड़ा पहाड़ी ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। इसे हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, जो नर्मदा और तापी नदियों के माध्यम से बहती है। उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में तापी, जो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले हम मैप में दर्शा देते हैं। विंध्याचल पर्वत के समानांतर ही नीचे एक और पहाड़ी है जिसको हम सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम 3 भागों में बांटेंगे तो एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 इसके अलग अलग पर्वत हो गए। ठीक है, जब 3 पर्वत हो गए, इसके तीनों के अलग अलग नाम होंगे। तो आइए उन नामों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम में राजपीपला, इसको क्या बोलते हैं? राजपीपला पर्वत श्रेणी। इसको हम बोलेंगे महादेव, महादेव पर्वत श्रेणी। इसको हम राजपीपला बोलेंगे, इसको हम महादेव पर्वत श्रेणी बोलेंगे। और जो सबसे आखिर में है उसे हम पारसनाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारसनाथ। ठीक है दोस्तों, जो सबसे आखिर में है उसे हम लोग, सॉरी दोस्तों, सॉरी, हमें वो वाला याद आ गया। इसको हम पारसनाथ ना बोल के इसको हम मैकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैकाल बोलेंगे। मैकाल, पुराना वाला याद आ गया, मैकाल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे हम सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में 3 चीज जाने। पहला, ये दक्कन के पठार का विस्तार है, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसके दोनों तरफ नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। और इस सतपुड़ा पहाड़ी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो सबसे पश्चिम में राजपीपला, बीच में महादेव और सबसे पूरब में मैकाल पर्वत श्रेणी है। इस सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची किसकी? सतपुड़ा पहाड़ी की। तो पूरा लिख लेते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। जो किस पर स्थित है? धूपगढ़, पंचमढ़ी पहाड़ी पर। किस पर? पंचमढ़ी पहाड़ी। प्रश्न आपका ये आ सकता है कि सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो कहां पर स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहां पर स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे। हमने जैसे कि अभी इसमें पढ़ा मैकाल पर्वत। क्या पढ़ा? मैकाल पर्वत। वैसे ही जैसे मैकाल पर्वत पढ़ा, वैसे ही मैकाल का पठार है। क्या है? मैकाल का पठार है, जिसकी उस मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं अमरकंटक की चोटी। क्या बोलते हैं? अमरकंटक की चोटी। तो जो अमरकंटक की चोटी है, उस अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां निकलती हैं, जिसको नर्मदा, सोन तथा महानदी के नाम से हम जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या है? मैकाल का पठार। मैकाल का पठार। अब इस मैकाल के पठार में सबसे, तो हाँ, मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। पहला नर्मदा, दूसरा सोन, तीसरा महानदी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया। यही नदियां आगे चलकर उच्च भूमि और दक्कन के पठार का निर्माण करती हैं, जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए कि जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हम उम्र भी हैं, हमसे छोटे भी हैं। जब वो पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में सुना है कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल कम हो गया है। तो मेरा कहना ये है, जैसे आप एक अंडा लीजिए, उस अंडे को बाहर से आप फोड़िए,
जब उसको बाहर से फोड़ेंगे तो उसके अंदर का जो जीव है वो मृत हो जाएगा, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वही अंडा जब अंदर से फूटेगा तो उससे एक नए जीवन का प्रभाव होगा। उसी तरह जो मोटिवेशन है जब हमको बाह्य रूप से मिलता है तो उससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े समय के लिए हम हाइप हो जाएंगे, लेकिन थोड़े समय बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, जिसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। जब मोटिवेशन सेल्फ अंदर से आएगा तो आप कुछ कर गुजरेंगे। इसलिए हमेशा बाहरी दिखावा या बाहरी प्रक्षेप के को छोड़ें और आंतरिक प्रोत्साहन को जोड़ दें और अंदर से चीजों को लेकर आए, जिससे आप किसी भी काम में लगे तो उसको अच्छे से कर सकें और अपना जीवन सफल बनाएं। वीडियो को देखते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें और साथ में पढ़ते रहें। जो भी चीजें ना समझ में आए उसको बार बार आप रिवीजन करें। आई होप आप जरूर सफल होंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम दोस्तों।